नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। देश की बात में आज आपको दिखाएंगे विसंगति और विरोधाभासों से भरे दिन की पूरी खबर। महीने भर चलने के बाद स्थगित हुआ संसद का सत्र, लेकिन कामकाज रहा ठप। काले धन के खिलाफ देश की लड़ाई के बीच सरकार फिर काले धन को सफेद करने की स्कीम लेकर आई है। सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में विपक्षी एकता कैसे तार तार हुई, ये आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस चली मोदी से मिलने तो दूसरे दल राष्ट्रपति के पास जाने से क्यों मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से राहत देने का काम सरकार पर छोड़ा, लेकिन सुनवाई के लिए संविधान पीठ को भेजा। ये सरकार के लिए बड़ा झटका है। दिखाएंगे मोदी का क्यों है अंदाजे बयां और अलग, और साथ ही बताएंगे कि यूपी के सांसदों ने किस अंदाज में पेश किया नोटबंदी का दर्द। अब सीबीआई ने दर्ज किया पेटीएम से धोखाधड़ी का मामला, और 4 बरस के बाद भी निर्भया क्यों न हो सकी अब तक निर्भय। और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दिखाई फिर अपनी ताकत। और इन तमाम खबरों के अलावा और भी बहुत कुछ आपको ये भी बताएंगे कि मधुशाला पर अब किस तरह का बवाल मचा हुआ है, किस तरह का विवाद उठा है, लेकिन क्या इससे मधुशाला की लोकप्रियता में कोई कमी आएगी। तो चलिए देखिए देश की बात के इस नए सफर को, रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं अब तमाम बड़ी खबरों से। और सबसे बड़ी खबर नोटबंदी से ही जुड़ी हुई है। 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सीधे तौर पर दखल नहीं दिया है, लेकिन मामले की संवैधानिकता की जांच के लिए इसे 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि लोगों को कम से कम 24,000 रुपए की तय राशि मिलने में दिक्कत न हो, किसानों को कोई दिक्कत न हो। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो आम जनता है उसके लिए जो सरकार सुविधाएं देने की घोषणा कर रही है उसे अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन अब इस पूरे फैसले को संवैधानिक पीठ देखेगी। नोटबंदी पर अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए गए नोटों के इस्तेमाल के बारे में कोई आदेश पारित नहीं किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत भी दी और कहा कि लोगों को राहत के लिए क्या छूट दी जाए यह हम केंद्र पर छोड़ते हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को संवेदनशीलता से इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में कोई और आदेश नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो हर हफ्ते में लोगों को बैंकों से 24,000 रुपए दिलाना सुनिश्चित करे और इस व्यवस्था की समय सीमा पर समीक्षा करे। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट में नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोई और अदालत इस बारे में कोई याचिका नहीं मंजूर करेगी और सभी मामले सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पूरे मामले की लीगलिटी, जो डिमोनेटाइजेशन है ये लीगल है या नहीं, इसकी सुनवाई 5 जज की बेंच करेगी। जहाँ तक बात है पैसे की निकासी पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार उस पर जनता के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपना समय समय पे इसको रिव्यू करे, अपने हिसाब से निर्णय ले। और जहाँ तक जो 500 और 1000 की नोट की चलने वाली बात थी, वो उस पर कोई फैसला नहीं दिया। जो सरकार का डिसीजन था उस पर उन्होंने एग्री किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में 8 सवाल तय किए गए हैं। क्या नोटबंदी का फैसला आरबीआई एक्ट की धारा 26 का उल्लंघन है? क्या नोटबंदी की 8 नवंबर और उसके बाद की अधिसूचनाएं असंवैधानिक हैं? क्या नोटबंदी संविधान में दिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? क्या नोटबंदी को बिना तैयारी के लागू किया गया, जबकि ना तो नई करेंसी का सही इंतजाम था और न ही देश भर में नकदी पहुंचाने का? क्या बैंकों और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा तय करना अधिकारों का हनन है? क्या जिला सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए रुपए निकालने पर रोक सही नहीं है? क्या कोई भी राजनीतिक दल जनहित के लिए याचिका डाल सकती है या नहीं? क्या सरकार की आर्थिक नीतियों में सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है? नोटबंदी पर आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार के अधिकारों में दखल से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार के लिए बुरी खबर इसलिए है कि पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा था कि आर्थिक मामलों में लिए गए सरकार के फैसलों में न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अब कोर्ट ने समीक्षा का आदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और इस बीच सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। केंद्र सरकार ने आज पीएम गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया। इसके तहत कोई भी शख्स 50% टैक्स और पेनल्टी देकर अपनी अघोषित आय का खुलासा कर सकता है। ये स्कीम 17 दिसंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2017 तक चलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKY के तहत किए गए अघोषित आय के खुलासे को गुप्त रखा जाएगा। यहाँ तक कि आप एक ईमेल के जरिए भी अपनी ब्लैक मनी की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ अब इसे एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि सरकार ब्लैक मनी को निकालना चाहती है, लेकिन जिस तरह से तमाम कवायद चली है 8 नवंबर के बाद और जिस तरह के दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, वो सब कुछ फेल होने के बाद अब ये स्कीम कितना कारगर होगी, इसको लेकर भी शंकाएं जताई जा रही हैं। फेयर एंड लवली योजना, इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। काले धन पर जिस स्कीम को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फेयर एंड लवली स्कीम कहकर खिल्ली उड़ाई थी, मोदी सरकार एक बार फिर उसी योजना पर आगे बढ़ रही है। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने काले धन को सफेद करने की स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत 50% टैक्स देकर काले धन को सफेद किया जा सकेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठा सके और डिपार्टमेंट भी उनको सही तरीके से स्कीम के फायदे बता सके, क्योंकि ये स्कीम में ना आने से फिर जो बाद में झंझट होगी वो बहुत ही मुश्किल झंझट होगी। हम नहीं चाहते कि कोई इंस्पेक्टर राज जो है लोगों पर सवार हो, हम नहीं चाहते ये। खुद बताने पर काले धन का 50% टैक्स लगेगा। ये टैक्स देकर बाकी कमाई को सफेद किया जा सकता है। योजना के तहत 31 मार्च तक काले धन का खुलासा करना है। ईमेल के जरिए भी काले धन की जानकारी दी जा सकती है। इन सब के बीच राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने साफ कहा है कि नोटबंदी के बाद हर लेन देन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर कोई अलग अलग खातों में पैसे जमा करके टैक्स चोरी की तरकीब निकाल रहा है तो इस पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे मामलों में छानबीन जारी है और सभी खातों का ऑडिट भी किया जा रहा है। छोटे से लेके बड़े तक की सब डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, उसका हम डेली पृथक्करण कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को हम इंफॉर्मेशन ये पहुंचा रहे हैं। उसमें हमारे पास जैसे कि डोरमेंट अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन है, जनधन अकाउंट में कितनी डिपॉजिट हुई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कितनी डिपॉजिट हुई, लोगों ने अपने लोन अकाउंट में कैश में कितना रिपेमेंट किया, वो भी इंफॉर्मेशन है। राजस्व सचिव के मुताबिक काले सफेद के हर खेल पर सरकार की नजर है। नोटबंदी के बाद 9 नवंबर से जारी छापेमारी और गिरफ्तारियों में करीब 393 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। इसमें 316 करोड़ रुपए कैश और 76 करोड़ रुपए कीमत का सोना जब्त किया गया है। इसमें करीब 80 करोड़ रुपए नई करेंसी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर संसद आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। शीतकालीन सत्र के दौरान नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से दिन भर चल पाई। राज्यसभा में कामकाज के 86 से ज्यादा घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए, जबकि लोकसभा में हंगामे के चलते करीब 92 घंटे का समय नष्ट हुआ। आखिरी दिन हंगामे के बीच दिव्यांगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। इसमें निःशक्त जनों से भेदभाव किए जाने पर 2 साल तक की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर 50 करोड़ रुपए के अरुणाचल बिजली घोटाले में शामिल होने के आरोप को लेकर भी विपक्ष सदन में हमलावर रहा। दरअसल विपक्ष की मांग थी कि पीएम की मौजूदगी में सदन में नोटबंदी पर चर्चा हो और चर्चा के बाद मुद्दे पर वोटिंग भी हो, जबकि सरकार इस पर राजी नहीं थी। बाद में पीएम कई मौकों पर सदन में मौजूद रहे, लेकिन हंगामा नहीं थमा। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में गांधी परिवार को घेरने की कोशिश की और सदन में हंगामा किया। नतीजा ये था कि एक ओर पीएम मोदी तो दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष शिकायत करते रहे कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है।
ऐसा लगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सदन की कार्रवाई चलाने के इच्छुक नहीं थे। स्वतंत्र रिसर्च एजेंसी PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक 16 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच लोकसभा में 15% तो राज्यसभा में 19% प्रोडक्टिविटी रही, यानी औसतन 17% कामकाज हुआ। यह मोदी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में लोकसभा की सबसे कम प्रोडक्टिविटी है। आज खत्म हुए सेशन को मिलाकर मोदी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में संसद के 8 सेशन हुए हैं। इस सत्र के दौरान कई जरूरी बिल पेश होने थे, लेकिन हंगामे की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। सिर्फ 2 ही बिल पास हो सके। इनमें से एक टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल था, जबकि दूसरा राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी बिल 2014 था। टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल भी इसलिए पास हुआ क्योंकि ये फाइनेंस बिल था, जिसे राज्यसभा से पास होना जरूरी नहीं था। संसद के इस सेशन में 22 बैठकें होनी थी। इनमें GST पर 3 बिल पास होने थे, एक सेंटर का GST बिल, दूसरा इंटीग्रेटेड GST बिल और तीसरा GST से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई तय करने वाला बिल। कुल 9 बिल पेश होने थे। इनमें सैरोगेसी, नेवी ट्रिब्यूनल बिल 2016, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, डिवोर्स अमेंडमेंट बिल 2016 और स्टैटिक्स एग्रीगेशन अमेंडमेंट बिल 2016 भी शामिल थे। उम्मीद थी कि सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी सुधार के लिए ऑर्डिनेंस पास करने पर भी जोर देती। पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने 50 साल पुराने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में सुधार के लिए चौथी बार ऑर्डिनेंस पास किया था। ये कानून पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जा चुके लोगों की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और मालिकाना हक से संबंधित है, लेकिन अंत में नतीजा कुछ नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर नोटबंदी को लेकर जनता की समस्याओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने रखने के लिए विपक्ष के नेता शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की PM मोदी से मुलाकात को लेकर विपक्ष में शामिल कई पार्टियां नाराज भी हो गईं, जिसके चलते 4 पार्टियों के सांसद राष्ट्रपति से मिलने नहीं पहुंचे और यही वजह थी कि विपक्ष के अंदर की फूट इस मसले पर सामने आ गई। सरकार की नोटबंदी के फैसले और संसद में इस पर बहस नहीं हो पाने से नाराज विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। विपक्ष ने संसद में नोट बैन पर बहस न होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के सामने उन परेशानियों को रखा जो नोटबंदी के फैसले से गरीबों, किसानों और आम आदमी को हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार नोटबंदी पर बहस से भाग गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया, जो डिस्कशन होना था खुद से बिल पे, डिमोनेटाइजेशन इशू पे, सारी चीजें होनी थी, लेकिन सरकार के रुख के वजह से और उनके एटीट्यूड के वजह से सदन नहीं चल पाया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की। नोटबंदी पर सरकार को घेरते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि इस फैसले से देश की जनता को दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपना कामकाज छोड़कर पैसों के लिए कतारों में खड़े हैं। किसान, गरीबों और छोटे उद्यमियों को इस फैसले का सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा है। जो हालात देश भर में हुए हैं, किसान का, मजदूर का, दुकान वालों का, रिक्शा, तांगा, ठेला, यानी हर तरह के लोग, इन सारी बातों को हम क्यों नहीं चाहेंगे कि पार्लियामेंट में न रखें। सारे प्रयास हुए, सरकार की तरफ से कारगर पहल कभी नहीं हुई और इसलिए राष्ट्रपति जी के पास हम लोग आए हैं। एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया प्रधानमंत्री ने। पूरा देशवासी इससे खुश है। उनका नीयत के बारे में किसी का मन में संदेह नहीं है। 20 दिन बिना चर्चा हंगामा करके उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए बहुत अपमानजनक बात है। नोटबंदी पर संसद ठप होने के मुद्दे पर विपक्षी नेता राष्ट्रपति से जरूर मिले, लेकिन इस मुलाकात में विपक्षी एकता में टूट साफ नजर आई। प्रतिनिधिमंडल में BSP, NCP, SP और लेफ्ट का कोई भी नेता शामिल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कांग्रेसी नेताओं ने
किसानों के कर्ज माफी सहित तमाम तकलीफों की ओर पीएम का ध्यान दिया बताया। पिछले काफी समय से राहुल गांधी नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, खासकर व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कर रहे हैं। हाल में उन्होंने पीएम मोदी पर निजी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये मुलाकात की। लगभग 15 मिनट तक ये मुलाकात चली। किसानों को हो रही दिक्कतों के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। संसद में पीएम ऑफिस में इस मुलाकात के दौरान राहुल के साथ कांग्रेस नेताओं का दल भी था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को देश भर में किसानों को हो रही तकलीफों से अवगत कराया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबकर हर दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को उनका ऋण माफ करने के बारे में सोचना चाहिए। उनको कर्ज माफ करने के बारे में कहा है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,00,000 करोड़ रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने उनके सामने किसानों का कर्ज माफी, बिजली बिल में कटौती और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में मदद करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कर्जा माफ करने के विषय में कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी बात सुनी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी की ये मुलाकात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब संसद के बाहर ये दोनों नेता मिले हों। खबरों के मुताबिक इस मौके पर पीएम ने राहुल से कहा कि ऐसे ही मिलते रहा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो राजनीति में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए और ज़रूरी ये भी है कि इन मुलाकातों से कुछ हल भी निकले। पूरा का पूरा संसद सत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 1 महीने तक चलने के बाद भी कोई परिणाम, कोई हल इस सत्र से नहीं निकला। लेकिन इन दोनों नेताओं के मुलाकात से क्या नोटबंदी से जो समस्याएं उभरी हैं उनका कुछ हल निकलेगा, ये आने वाले समय में दिखेगा ज़रूर। लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहते रहे हैं कि वो संसद में नोटबंदी पर बयान देकर प्रधानमंत्री की पोल खोलना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र में उनके पास ये मौका नहीं आया। कहीं वो सिर्फ संसद में ही इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि संसद में अपनी बात रखने पर उन्हें कानूनी तौर पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन सवाल है उनके पास ऐसा क्या है? कहीं ये सरकार के कार्यकारी फैसलों को लेकर संविधान के नियमों का हवाला तो नहीं, या फिर कुछ और? देखिए इस खास रिपोर्ट में कि राहुल गांधी बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी पर्सनली डरते हैं। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कई दिनों से ये कहते आए हैं कि नोटबंदी पर उनके पास कुछ ऐसी सामग्री है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खुलेगी। उनके इस बयान के बाद सस्पेंस के साथ सवाल ये बना है कि आखिर राहुल के पास ऐसा क्या हो सकता है। क्या राहुल संविधान के कुछ खास नियमों का हवाला देकर ही तो प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश में नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53(1) कहता है कि केंद्र की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित है और इनका संविधान सम्मत निर्वहन राष्ट्रपति खुद या अपने सहयोगियों के मदद से करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 77(1) कहता है कि सरकार के सभी कार्यकारी फैसले राष्ट्रपति के नाम के साथ लिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद से जुड़ा संविधान का अनुच्छेद 74(1) कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की मदद और सलाह के लिए है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अनुच्छेद 78 के मुताबिक ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव और फैसलों से राष्ट्रपति को अवगत कराए।
तो कहीं राहुल गांधी संवैधानिक अनुच्छेदों का हवाला देकर तो ये नहीं करना चाहते कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी की सलाह के नोटबंदी जितना बड़ा फैसला लिया, जिसकी इजाजत संविधान भी नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को भारतीयों की जीवन शैली बनना चाहिए, इससे ब्लैक मनी खत्म होगी। कांग्रेस समेत विपक्ष पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश से बड़ा दल है, लेकिन मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार के 10 सालों के भ्रष्टाचार पर बोलते हुए चाणक्य नीति की कुछ पंक्तियां भी सुनाई और उन्होंने कहा कि चाणक्य ने कहा था कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन 10 सालों के बाद बर्बाद हो जाता है और यूपीए सरकार के 10 साल पूरे हो गए, इसलिए गलत तरीके से जो धन कमाया गया था वो अब बर्बाद होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पीएम ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो नोटबंदी नहीं की थी उसी का खामियाजा देश लंबे समय तक भुगता है और अब आगे ऐसा नहीं होगा। अब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इस पूरे वक्तव्य को किस तरह से लिया जाए और क्या नोटबंदी के मसले पर प्रधानमंत्री अब बैकफुट पर हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों को ये समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला सही लिया है या फिर कुछ और, ये उनकी अगली नीति का हिस्सा है, ये सब कुछ क्या था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस समेत विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल है। 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है ये हम कल्पना कर सकते हैं। क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ ये है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश। यूपीए शासनकाल में हुए करप्शन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने चाणक्य नीति का जिक्र किया। उन्होंने एक दोहे के जरिए समझाया कि कैसे 10 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में नोटबंदी के प्रस्ताव को खारिज किया था। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था आज इस हाल में पहुंची है। करी अनीति जन जोरेऊ 10 वर्ष ठहराए, 11 वय के लागते जड़ऊ मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपने असूलों और तमाम मुद्दों को भूलकर विपक्षी दल इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन सरकार नोटबंदी के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करना आखिरी कदम नहीं है। सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो एक बात बड़ी गौर करने वाली थी कि जो प्रधानमंत्री ने जो दोहा पढ़ा वो अवधि में लिखा हुआ था, लेकिन चाणक्य की जो नीति है वो संस्कृत में है। अब ऐसे में क्या उसका ये अवधि संस्करण पढ़ रहे थे या मूल चाणक्य नीति पढ़ रहे थे, ये देखना होगा। बहरहाल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर बोले। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने कांग्रेस के विरोध का जिक्र किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हमले का भी जवाब देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की सराहना की और इसके लिए ओडिशा और बिहार के मुख्यमंत्रियों का आभार भी जताया। यानी कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की, वहीं पर जो विरोधी उनके साथ खड़े दिख रहे हैं या दिखे, उनकी तारीफ कर एक नई तरह की राजनीति करने की भी कोशिश की, जिसमें वो नोटबंदी पर समर्थन जुटाते हुए दिखे। 1971 में भारत की वीर सेना ने, पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को
घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन तब किसी विरोधी पक्ष ने 1971 16 दिसंबर को देश की सरकार से कोई सबूत नहीं मांगा था। आज पतन इतना हो गया कि मौत को मुट्ठी में लेकर के चलने वाले फौजी को भी सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि कई लोग हैं जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई में वे खुलकर के हमारे साथ आए। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं। हमें वो तस्वीर भी याद रखनी चाहिए जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छे सहयोग और कम से कम सहयोगी चेहरे की खास ज़रूरत थी, और तब पंजाब के एक मंच पर नीतीश कुमार जो उनसे दूरी बनाए रखना चाहते थे, उनका हाथ उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ा था और उनके गले वो ज़बरदस्ती लगे थे, और ये तस्वीर बड़ी चर्चित हुई थी और जिसकी सफाई बार बार नीतीश कुमार को देनी पड़ी थी। और कुछ ऐसी ही कोशिश अब नोटबंदी पर है, और एक सवाल अब ये भी उठाने लगे हैं विरोधी प्रधानमंत्री के कि हर बात के लिए सेना को प्रतीक बनाकर अपनी बात रखना कहाँ तक उचित है एक देश के प्रधानमंत्री के लिए। बहरहाल नोटबंदी से देश भर में मचे हाहाकार की गूंज बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरवाजे तक भी पहुंच ही गई। बीजेपी के सांसदों ने पार्टी नेतृत्व और संघ के नेताओं को बताया कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बहुत उम्मीदें रखना सही नहीं होगा। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि 5 जिन अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ वहां भी नोटबंदी का प्रभाव देखा जाएगा। यही बात संघ के नेताओं ने बीजेपी नेतृत्व को भी बताई है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारोहण के बगैर अगली बार दिल्ली का तख्तोताज नसीब नहीं हो सकेगा। संघ परिवार के एक संगठन ने देश में लघु उद्योग कारोबार पर नोटबंदी से पड़े असर पर गहरी चिंता जताई है, और बीजेपी के भी कई नेता एक खास मुलाकात में जिसमें राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के तमाम सांसदों को और नेताओं को बुलाया था एक भोजन पर, वहां पर उन्होंने विशेष नाराजगी अपनी जाहिर की, और जिससे कहा यह भी जा रहा है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अमित शाह काफी नाराज हुए। देश भर में 5 हफ्ते से लगने वाली लंबी लंबी कतारें, पैसे की किल्लत से, सदमे से, बीमारी से होने वाली मौतों पर दर्द भरी कराह का असर अब बीजेपी को भी महसूस होने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के एक भोज में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और संघ परिवार के नेताओं से मुलाकात में इस दर्द को उत्तर प्रदेश के सांसदों ने बड़े सलीके से पेश किया। नोटबंदी पर सरकार को बधाई देते हुए कहा गया कि इतनी तकलीफों के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द नोटबंदी की दिक्कतों को दूर कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि किसी सांसद का अंदाजे बयान मन मुताबिक न होने से बीजेपी अध्यक्ष भड़क गए। उनका मिजाज तब सुधरा जब उन्हें ये बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक ने तो पूरे यूपी में विजय का माहौल पहले ही बना दिया, बस उसे बरकरार रखने भर की जरूरत है। सांसदों के बयान में छिपे दर्द को अमित शाह समझे या न समझे, संघ नेताओं ने शिद्दत से महसूस किया। कहा जाता है कि संघ के नेताओं ने सरकार को यूपी चुनाव की अहमियत समझाई और ये भी समझाया गया कि दिल्ली का तख्तोताज बरकरार रखने के लिए नोटबंदी से खड़ी मुश्किलों को अविलंब हल किया जाना चाहिए। हाल ही में संघ परिवार की एक शाखा लघु उद्योग भारती के एक सम्मेलन में नोटबंदी से काम धंधों पर पड़े असर को जोर शोर से उठाया गया। इस सम्मेलन में 60 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योगपति भी शामिल थे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को अपनी मुश्किल बताते हुए इन उद्योगपतियों ने कहा कि वो अब अपने काम धंधे और कर्मचारियों को घटाने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा लखनऊ में हुई बीजेपी आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक में भी नोटबंदी को लेकर गहरी चिंता जताई गई। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के अलावा
संघ के नेता कृष्ण गोपाल और दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और 8 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक की जो कि आज है, इन 39 दिनों में बहुत सारे शब्द ऐसे आपकी और हमारी ज़बान पर आ गए जो हमारी डिक्शनरी में अब तक नहीं थे या कम से कम हमारी चलन में नहीं थे। ऐसा ही एक शब्द है पेटीएम भी। सरकार की कैशलेस इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के बीच डिजिटल लेन देन की सुविधा देने वाली मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने दावा किया है कि 48 ग्राहकों ने उसके साथ 6.15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि पेटीएम अब तक कई बातों को लेकर विवाद में रहा है और अब पेटीएम को किसने धोखा दिया, ये जानना और समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीबीआई ने पेटीएम की शिकायत पर दिल्ली के कालकाजी, गोविंदपुरी और साकेत में रहने वाले 15 ग्राहकों और पेटीएम की पैतृक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वैसे ये बात अलग है कि किसी कंपनी की शिकायत पर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आमतौर पर वो केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही मामला दर्ज करती है। कंपनी के विधि प्रबंधक एम शिव कुमार ने इस बारे में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि कंपनी किसी ग्राहक को मिले खराब उत्पाद के लिए भुगतान करती है और खराब उत्पाद को मंगवाकर वापस मर्चेंट के पास भेजती है। ये काम कंपनी के कुछ चुनिंदा ग्राहक सेवा अधिकारियों के जरिए किया जाता है, जिन्हें विशिष्ट आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं। शिकायत के अनुसार 48 मामलों में पाया गया कि ग्राहकों को सामान की आपूर्ति हो गई, इसके बावजूद उन्हें रिफंड किया गया। यानी ग्राहकों को उनके ऑर्डर का सामान भी मिला और रिफंड भी। कंपनी को लगता है कि इसमें गड़बड़ है और जानबूझकर ऐसा कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया और नकदी रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में लगे हैं। ऐसे में ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। कभी ग्राहकों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की खबरें आती हैं, तो कभी कंपनियों को चूना लगाने की। हाल ही में चिपसेट मेकर कंपनी क्वालकॉम ने कहा था कि भारत में कोई भी मोबाइल ऐप सुरक्षित नहीं है। कंपनी का कहना है कि भारत में कोई भी ई वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे ऑनलाइन लेन देन को अधिक सुरक्षित रखा जा सके, जिसके चलते यूजर्स के पासवर्ड को आसानी से चुराया जा सकता है। यूजर्स के फिंगरप्रिंट्स को भी कैप्चर किया जा सकता है। भारत में डिजिटल वॉलेट्स और मोबाइल बैंकिंग एप्स के लिए ये चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सवाल इस बात का भी है कि जिस सीबीआई जांच के लिए बड़े से बड़े मामले में राज्य सरकार या हाईकोर्ट की सिफारिश की जरूरत पड़ता है, वहीं सीबीआई पेटीएम धोखाधड़ी के एक छोटे से मामले में आनन फानन में इतना सक्रिय क्यों हो गई। मामला दर्ज करके कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। ऐसी घटनाओं से सरकार के प्रति अच्छा संदेश जनता तक नहीं पहुंच रहा है। वैसे भी मोदी सरकार पेटीएम को लेकर खासे विवाद में अभी तक है और पेटीएम पर विशेष खुलासा आप देखेंगे जल्द ही एपीएन पर। और पेटीएम के साथ क्या क्या चीज़ें आपके ई वॉलेट से कैसे चुराई जा सकती हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। पेटीएम पर बड़ा खुलासा। बहरहाल देश के इतिहास में आज का दिन क्यों खास है, ये हम आपको आगे बताएं। आज के ही दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। पूर्वी पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बनाया गया था। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और इसीलिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस के दिन किस तरह से आज उत्साह से तमाम जो आयोजन था वो किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन 1971 की मुख्य नायिका इंदिरा गांधी की जमकर शिकायत भी की। साल 1971 में आज के ही दिन यानी 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। आज के ही दिन भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था। सेना के इस पराक्रम को याद रखने के लिए आज का दिन विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मौके पर अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाकर शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों की शहादत को याद किया।
16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध से पहले बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था। हर हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को मान्यता दी। काफी दबाव के बाद पाकिस्तान ने भी 22 फरवरी 1974 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। इसके बाद ही भारत ने युद्ध बंदी बनाए गए 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा किया। बांग्लादेश ने भी बंदियों पर मुकदमा चलाने का फैसला वापस लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें जब जब भी पलटा जाता है तो उसको देखकर, उन पन्नों को पढ़कर हमें देश पर और देश के इतिहास पर गर्व का एहसास होता है, और ख़ासकर हमारी सेना पर। तो ये पन्ना भी कुछ वैसा ही है। चलिए अब नज़र डालते हैं देश के कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को परिवर्तन रैली में कहा, सपा, बीएसपी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विकास को रोक रही है। उन्होंने इन तीनों पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये प्रदेश के युवाओं को छोटे मोटे कामों के लिए अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए विवश कर रही है। शाह ने इन तीनों राजनीतिक दलों और तृणमूल कांग्रेस पर नोटबंदी के खिलाफ लामबंद होने को लेकर भी हमला किया। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार से रेलवे की पहली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर से आनंद विहार के लिए रवाना किया। इस ट्रेन में कई फैसिलिटीज होंगी, लेकिन किराया भी दूसरी ट्रेनों से ज्यादा होगा। इन ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होगा, यानी जैसे जैसे सीटें कम बचेंगी किराया बढ़ता जाएगा। इस ट्रेन में सभी कोच AC 3 होंगे। लखनऊ में आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिरकत की और अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम अखिलेश यादव ने IAS वीक के दूसरे दिन आज कई योजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। वहीं आगामी चुनाव को लेकर सहयोग की बात कही। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी काम में बाधा डालने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को पूरी तरह से जनता के साथ जोड़ दिया और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सिसोदिया बोले कि अधिकारी जनता का काम नहीं करेंगे तो सरकार डांटेगी भी और अच्छा काम करने पर प्यार भी करेगी। निर्भया कांड के 4 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के मोतीबाग में युवती के साथ कार में रेप की वारदात सामने आई है। टैक्सी ड्राइवर ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बात सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी में जल्द ही इजाफा हो सकता है। सरकार इस मामले में संसद के अगले सत्र में एक संशोधित बिल पेश करने वाली है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर ने जजों की वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार को खत लिखा था। इसमें वेतन को लेकर जजों की कमेटी की सिफारिशों का हवाला भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह जल्द ही बढ़ने वाली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जजों की सैलरी बढ़ाने की शर्तों को मंजूर कर लिया है। इस मामले में कैबिनेट ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार की तरफ से बस एक औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। बताया जा रहा है कि देश के सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और पेंशन के करीब 300% तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का वेतन 1 लाख, सुप्रीम कोर्ट के जजों का मासिक वेतन 90,000 और देश के हाई कोर्ट के जजों की सैलरी 80,000 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने जजों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार को चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी के साथ जज कमेटी की सिफारिशें भी थी, जिसमें लिखा है कि चीफ जस्टिस को मिलने वाले 1 लाख रुपए के वेतन को 3 लाख किया जाए। खबरों की माने तो सरकार 2,80,000 रुपए पर राजी हो गई है। सरकार को लिखी चिट्ठी में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का वेतन भी 8 साल से नहीं बढ़ा है। हाई कोर्ट के जजों की सैलरी को 80,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख तक करने की सिफारिश की गई है, जिससे सरकार 2.25 लाख तक करने को लेकर राजी है।
मासिक वेतन के अलावा रिटायर हो चुके पूर्व जजों के पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सालाना पेंशन 15 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 16,80,000 रुपए किया जाएगा। वहीं हाईकोर्ट के जजों को मिलने वाला सालाना पेंशन बढ़ाकर 13.5 लाख रुपए किया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक संसद के बजट सत्र में जजों के वेतन से जुड़ा संशोधित विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। बजट सत्र फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथ में अभी अतिरिक्त भत्तों को छोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए की सैलरी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आज निर्भया कांड की चौथी बरसी पर एक बार फिर पलटकर देखने का मौका है। उस विभत्स, भयानक और घिनौने अपराध ने देश को झकझोर दिया था। उस मामले के बाद हमने अलग से कानून बनाने की कवायद भी की थी। कुछ ऐसी संजीदगी जताई गई थी कि जैसे आगे से महिलाओं पर अब कोई जोर जुल्म नहीं होगी, लेकिन स्थिति जस की तस आज भी बनी हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध, अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी आती नहीं दिख रही। APN पहुंचा निर्भया के गांव बलिया के मिडवरा कला, जहां लोग आज भी निर्भया को भूल नहीं पाए हैं और शायद कभी भूल भी नहीं पाएंगे। 4 साल पहले चर्चा में आया था ये गांव, लेकिन अब गांव में नेताओं का पहुंचना, मीडिया का आना जाना बंद हो गया है और ये गांव फिर किसी गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। बलिया के अपने पैतृक गांव मेडवरा कला में निर्भया लोगों के बीच आज भी जिंदा है। हालांकि निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसे सोचकर गांव की महिलाएं आज भी सिहर उठती हैं। उनका मानना है कि पिछले 4 सालों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ये हो रहा है, हम लोग बिल्कुल असुरक्षित हैं, हम लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून भी हर तो कर रहा है, लेकिन लड़कियों की कोई सुरक्षा दी ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे कि सुरक्षित हैं या संतुष्ट हैं। कोई भी हम लड़कियां संतुष्ट नहीं। यहाँ ना बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया है पढ़ने के लिए, ना ही कोई हेतु है कि कोई लड़कियां सक्सेस रहें या पढ़ने लिखने में असमर्थ हो रही हैं, पढ़ने के लिए कहीं दूर जा रही हैं। निर्भया के दादाजी याद कर गमगीन हो उठते हैं कि कैसे निर्भया पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी और फिर इसी गांव में हॉस्पिटल खोलकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। उनका कहना है कि निर्भया की मौत के बाद अखिलेश सरकार ने गांव में हॉस्पिटल खोलने का ऐलान भी किया था। वैसे हॉस्पिटल खुला भी, लेकिन महज औपचारिकता की खातिर। जो भी निर्भया के नाम पर घोषणाएं हुई, उसमें से मात्र एक हॉस्पिटल छोड़कर कोई भी काम नहीं हुआ और हॉस्पिटल का भी काम अधूरा ही है। यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है, केवल घोषणा ही हुआ है। 4 साल पहले निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरा देश कांप गया, जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए। कई जगह इस मुद्दे पर सरकारें भी बदल गईं, लेकिन आज 4 साल बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। महिलाएं आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। निर्भया के परिजनों को अभी भी न्याय नहीं मिला है। नरेंद्र मिश्र, बलिया, APN। और निर्भया कांड के बाद फौजदारी कानून में बदलाव किए गए। IPC की धारा 370 में संशोधन किया गया और इसमें धारा 370A जोड़ी गई, जिसमें महिलाओं के शोषण का मामला शामिल है। साथ ही रेप की परिभाषा को बदला गया और इसे ज़्यादा व्यापक बनाया गया। एक नई धारा 376A भी जोड़ी गई, जिसमें बलात्कार के दोषी को कम से कम 20 साल या ताउम्र कैद का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही CRPC और एविडेंस एक्ट में भी बदलाव किए गए। नए कानून का कितना असर और इस पर कितना अमल हो रहा है, ये इसी से साबित होता है कि निर्भया के बाद भी दिल्ली में हर रोज औसतन 6 बलात्कार हो रहे हैं और ये आंकड़े केवल दिल्ली के ही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इन तमाम कानूनों को और कड़ाई से लागू किया जाए। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं लीगल टॉप 5 खबरों पर। राकेश अस्थाना फिलहाल CBI के कार्यवाहक निदेशक ही बने रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कमेटी की बैठक दिसंबर के आखिर में होगी। मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर और विपक्ष के नेता की कमेटी की मीटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को बार बार जनहित याचिका दाखिल करने पर फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या बीजेपी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं? क्या बार बार हर मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल करने के लिए बीजेपी आपको पैसे दे रही है? सुप्रीम कोर्ट में फौज के लिए बोझा ढोने वाले असैनिक कामगारों की नियमित बहाली के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इन कामगारों की बेहतरी के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है। सरकार को कार्रवाई के लिए 3 हफ्ते का समय मिला था। कोर्ट सरकार के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने कई सवाल उठाए। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के सहकारी विभागों और उपक्रमों में तैनात संविदा कर्मियों को लेकर आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अस्थायी दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों को अवकाश मिलेगा। साथ ही महिलाओं को 60 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा और पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। साल में 240 दिनों से ज्यादा समय तक काम करने वाली महिला को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में खनन बंद होने को लेकर मेसर्स GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की हस्तक्षेप वाली याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अर्जी दे। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमों के अनुसार परमिट पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबर में एक अच्छी खबर आपको देती हूँ। भारतीय मूल की सविता वैद्यनाथन को अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के क्यूपर्टिनो शहर की मेयर चुना गया है। इस शहर की वे भारतीय मूल की पहली महिला मेयर हैं। बता दें आपको कि क्यूपर्टिनो शहर एप्पल कंपनी की हेड ऑफिस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। टीचर और बैंक अधिकारी रह चुकी हैं सविता का किस तरह से उन्हें ये सम्मान मिला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट के क्यूपर्टिनो शहर की मेयर सविता वैद्यनाथन ने MBA किया है। वो अमेरिका में ही एक हाई स्कूल में गणित की टीचर और एक व्यावसायिक बैंक में अधिकारी रह चुकी हैं। उन्होंने नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट पर भी काम किया है। सविता वैद्यनाथन ने पिछले हफ्ते मेयर के तौर पर शपथ ली। क्यूपर्टिनो शहर एप्पल कंपनी के हेड ऑफिस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। सविता की शुरुआती शिक्षा भारत में ही हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में मैथ्स ऑनर्स में BA किया। बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से B.Ed किया। बाद में उन्होंने अमेरिका की सेंट जॉन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। मेयर का पद संभालने के 2 दिनों के बाद उन्होंने अपना पहला नोटिफिकेशन शिक्षा को लेकर जारी किया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक क्यूपर्टिनो अमेरिका के सबसे शिक्षित छोटे शहरों में से एक है। सविता वैद्यनाथन यहाँ 19 सालों से रह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे हम बात करेंगे इतिहास की, लेकिन इस वक्त खेल के मैदान से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। वो खबर आपको दे दूं, भारत ने पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच में भारतीय टीम ने आक्रामक हॉकी का नायाब नमूना पेश किया और अब रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले गुरुवार को भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 2-1 से हराकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर निर्धारित समय तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्कोर 2-2 से बराबर पर था, लेकिन पेनाल्टी शूट आउट में भारत का पलड़ा भारी रहा और पहली और आखिरी बार भारत ने 2001 में जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था। और अब इस जीत से भारत की उम्मीद 15 सालों के बाद एक बार फिर से बंधती नजर आ रही है। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। देश और दुनिया के इतिहास में 16 दिसंबर के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया है। 16 दिसंबर 1920 में चीन में आए भूकंप के कारण 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये भूकंप चीन के कांसू प्रांत में आया था। और 16 दिसंबर 1927 में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर जॉन ब्रैडमैन ने न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की थी। 1945 में 16 दिसंबर को ही जापान के 2 बार प्रधानमंत्री फुमिमारो कुनेओ ने युद्ध अपराधों का सामना करने के बजाय आत्महत्या कर ली थी।
और 1960 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए 2 विमानों की टक्कर के कारण लगभग 136 लोग मारे गए थे। और 16 दिसंबर 1971 भारत के इतिहास में भी बेहद अहम है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। और 1985 में देश के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने कलपक्कम में काम करना शुरू कर दिया था। और अब बात हिंदी साहित्य से जुड़े मनोविनोद की। इंदौर की लिटरेचर फेस्टिवल में हरिवंश राय बच्चन की कृति मधुशाला को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज ने मधुशाला को 3rd क्लास रचना का दर्जा दे दिया है। मजे की बात यह है कि इसी समारोह में प्रगतिशील कवि लीलाधर जगुड़ी ने कहा कि हिंदी साहित्य जगत पर तंज कसते हुए अंग्रेजी साहित्य में वो साहित्यकार बड़ा माना जाता है जिसकी रचना ज्यादा बिकती है, लेकिन हिंदी में उसका उल्टा होता है। ये बात शायद उन्होंने नीरज जी के सम्मान में कही होगी। नीरज जी को मंचीय कवि बताकर उनकी रचनाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है। वहीं नीरज जी मधुशाला को 3rd क्लास रचना बता रहे हैं, जबकि एक जमाने में नीरज की प्रेम कविताओं के लिए जो दीवानगी देखी जाती थी वही दीवानगी मधुशाला के लिए आज भी है। गौरतलब है कि चाहे वो गोपाल दास नीरज हों या फिर हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में अभी तक इन दोनों को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसका हकदार ये थे। मधुशाला को लेकर चाहे कितना भी विवाद खड़ा किया जाए, लेकिन मधुशाला इसमें कोई शक नहीं कि सबसे लोकप्रिय हिंदी कविता संग्रह है। खासकर अमिताभ बच्चन ने जब से मधुशाला को अपनी आवाज दी तब से ये होठों पर ऐसी चढ़ी कि पीढ़ियों तक इसका खुमार उतरने की उम्मीद अब कम ही नजर आती है। आज आपको छोड़ जाते हैं कविताओं के हाला मधुशाला के साथ।